सोचो जरा, सिर्फ 7 साल का एक बच्चा पुलिस को 110 पर फोन करके कहता है मैं अभी रॉकेट से चांद पर जा रहा हूँ और वापस आते समय 3 माह की रफ्तार से राजधानी के ऊपर से निकलूंगा। उधर कॉल उठाने वाली दीदी को लगा कि कोई बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल गया। वह बच्चा एक विशाल रॉकेट लॉन्च पैड पर पहुंचता है, रॉकेट के अंदर बैठता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 3, 2, 1 लॉन्च। जैसे ही वह स्टार्ट बटन दबाता है, अब तक बिल्कुल शांत खड़ा रॉकेट जिंदा हो उठता है। एक एक करके सारी लाइटें जलने लगती हैं, नीचे से गहरे नीले रंग की आग निकलती है और उसकी ताकतवर लपटें पूरे पहाड़ को हिला देती है। कुछ ही सेकंड में रॉकेट आसमान चीरते हुए उड़ जाता है। ऊपर पहुंचकर नीचे सिर्फ शहर की छोटी छोटी लाइटें और चारों तरफ फैला अंधेरा दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष में सितारे पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे होते हैं। करीब 20 मिनट बाद रॉकेट पृथ्वी का वायुमंडल छोड़कर सीधे चांद की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पता चलता है कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि असल में 30 साल का एक वैज्ञानिक है, जो मरने के बाद 7 साल के बच्चे के शरीर में आ गया है। साथ ही उसे एक ऐसा सिस्टम भी मिला है जो लोगों को जितना ज्यादा हैरान करेगा, उतनी ही नई नई हाईटेक तकनीकें अनलॉक करेगा। इसलिए वह अपने पापा के मोबाइल से उनकी लाइव स्ट्रीम खोल देता है ताकि पूरी दुनिया उसकी करतूत देखे और उसे ज्यादा से ज्यादा शॉक पॉइंट्स मिले। तभी कैमरे में अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर काम कर रहे 2 विदेशी अंतरिक्ष यात्री दिखाई देते हैं। वे इस अजीब से विशाल रॉकेट को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन फिर समझ आता है कि यह तो सीधा चांद पर जाने वाला रॉकेट है। दोनों हैरानी में सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तकनीक कैसे तैयार हो गई। इतना ही नहीं, बच्चा अचानक रॉकेट को अंतरिक्ष में ही रोक देता है, फिर आराम से अपना स्पेस सूट पहनता है, मोबाइल हाथ में लेता है और रॉकेट का दरवाजा खोलकर बाहर तैरने लगता है। सही एंगल मिलने पर वह अपनी जेब से एक बड़ा सा बैनर निकालता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है लोंग गुओ जिंदाबाद। वह करीब 1 मिनट तक उसी पोज में अंतरिक्ष में तैरता रहता है, जबकि पीछे वे दोनों विदेशी अंतरिक्ष यात्री उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। इसके बाद वह ऐसे वापस रॉकेट में लौट जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर दोनों अंतरिक्ष यात्री तुरंत रिपोर्ट लिखने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अब एक छोटा बच्चा अकेले रॉकेट उड़ाकर अंतरिक्ष में घूम रहा है। ऊपर से रॉकेट हवा में बिना हिले डुले स्थिर भी रह सकता है। इसके बाद वह आराम से चांद पर उतरता है, वहां घूमते हुए अपने दर्शकों को पूरा नजारा दिखाता है और कुछ देर बाद थककर लाइव स्ट्रीम खत्म कर देता है। रॉकेट में वापस आकर वह स्पेस सूट उतारता है और सिस्टम खोलकर देखता है कि उसे 5000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं, जो 500 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स में बदल चुके हैं। अब उसके पास इतने पॉइंट्स हो चुके हैं कि वो 5 माह की स्पीड वाली नई ट्रैकिंग मिसाइल जैसी खतरनाक तकनीक अनलॉक कर सकता है। ये सोचकर वह तुरंत पृथ्वी की तरफ लौट पड़ता है। वापसी में उसका रॉकेट 5 माह की रफ्तार से लॉस एंजलिस, टोक्यो और फिर चीन की राजधानी के ऊपर से गुजरता है, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी इस हरकत ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दूसरी तरफ विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी के बड़े अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है। बड़ी स्क्रीन पर उसी बच्चे की अंतरिक्ष वाली तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें वह बैनर पकड़े मुस्कुरा रहा है। कमरे में बैठे सभी अधिकारी गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं ये तो सीधे सीधे पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। क्या ये हमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है? सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में चीन की अंतरिक्ष तकनीक हमसे इतनी आगे निकल गई? उन्होंने तो फैसला लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा, नए चंद्र मिशन की तैयारी तेज कर दी जाए, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 स्पेस पावर की कुर्सी किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देनी है। उधर जापान के एयर डिफेंस सेंटर में भी हड़कंप मच गया। रडार पर 5 मार्क से भी तेज रफ्तार से उड़ती एक रहस्यमय चीज दिखाई दी। अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें लगा कि कहीं कोई मिसाइल तो चीन की तरफ नहीं जा रही। कोई बोला अगर ये हमारे ऊपर आ जाती तो फिर से सालों पुरानी तबाही दोहराई जाती। घबराकर उन्होंने तुरंत विदेश मंत्रालय को सूचना भेजी कि पता लगाया जाए आखिर यह चीज छोड़ी किस देश ने है। उधर चीन की राजधानी में सबसे ऊंचे स्तर की सैन्य बैठक बुलाई गई। सेना, सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी एक ही कमरे में इकट्ठा थे। सभी को शक था कि शायद किसी विदेशी देश ने हमला करने की कोशिश की है। एक अधिकारी गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोला अब तक पता क्यों नहीं चला कि यह हमला किसने किया? दूसरा अधिकारी बोला अभी संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। तभी सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा रडार के हिसाब से यह चीज विदेशी दिशा से आई थी, लेकिन इसकी स्पीड 4 मार्क से भी ज्यादा थी। आज की तकनीक में कोई भी देश शुरुआत से इतनी रफ्तार हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मामला कुछ और ही लगा है। पूरे कमरे में तनाव और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक युवा अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया और उसके हाथ में एक जरूरी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही सभी अधिकारी सन्न रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा ये कोई मिसाइल नहीं थी, ये तो एक रॉकेट था जो चांद से वापस लौट रहा था। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने हैरानी से पूछा लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना क्यों नहीं मिली? जवाब मिला सूचना तो मिली थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन ही नहीं किया। फिर उस अधिकारी ने पूरी कहानी सुनाई कि कुछ घंटे पहले एक 7 साल के बच्चे ने पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया था कि वह चांद पर जा रहा है और लौटते समय 5 मार्क की स्पीड से राजधानी के ऊपर से गुजरेगा। पुलिस वालों ने इसे बच्चे की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब उसी बच्चे की जानकारी, घर का पता और उसकी लाइव स्ट्रीम की तस्वीरें सबके सामने रखी गई। पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आखिरकार आदेश दिया गया इस बच्चे को तुरंत और पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ लाया जाए। जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। उधर इस सबसे बिल्कुल बेखबर वह 7 साल का बच्चा देर रात अपने गाँव वापस पहुंच चुका था, लेकिन घर में कदम रखते ही उसके पापा ने उसे कुर्सी से बांध दिया और झाड़ू से उसकी अच्छी खासी पिटाई शुरू कर दी। बच्चा दर्द से चिल्लाते हुए बोला पापा बस भी करो, अब सच में गलती नहीं करूंगा। लेकिन उसके पापा गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे बोले हर बार कोई नई शरारत, कभी मछली पकड़ने के लिए धमका करता है, कभी चिड़ियों के घोंसले पर चढ़ जाता है। कितनी बार कहा है कि शाम से पहले घर लौट आया करो। बच्चा रोते रोते अपनी माँ की तरफ देखने लगा और बोला मम्मी बचा लो, नहीं तो आज ये मुझे सच में मार देंगे। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बीच में आई और अपने गुस्से से भरे पति को शांत करने लगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को वे अभी शरारती समझकर डांट रहे हैं उसी की वजह से पूरी दुनिया की सरकारें और सेनाएं इस समय हिल चुकी हैं। माँ ने मुझे उठाया, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली तुम्हारे पापा बस तुम्हारी चिंता करते हैं, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। मैंने भी चुपचाप से हिला दिया। फिर हम तीनों साथ बैठकर आंगन में खाना खाने लगे। सब कुछ पहले की तरह शांत और खुशहाल लग रहा था, लेकिन तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। आवाजें तेज होती गईं और देखते ही देखते कई पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर हमारे घर की तरफ आने लगे। पापा हैरान होकर बोले लगता है कोई बहुत बड़ा अपराधी हमारे गाँव में छिपा है। लेकिन अगले पल सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर सीधे हमारे घर के सामने आकर रुक गए। पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और हेलीकॉप्टर की तेज लाइटों से रात का अंधेरा भी दिन जैसा चमकने लगा। इतनी बड़ी फोर्स देखकर पापा के तो होश ही उड़ गए। वे जल्दी से उठकर बाहर गए और कांपती आवाज में पुलिस वालों से पूछने
पूछने लगे, साहब आखिर बात क्या है? उधर गांव वाले भी शोर सुनकर घरों से बाहर निकल आए। कोई कह रहा था, आखिर इस घर में ऐसा क्या हो गया? तो कोई बिना कुछ जाने ही बोलने लगा, जरूर इनके लड़के ने कोई बहुत बड़ा कांड किया होगा। थोड़ी ही देर में गांव का प्रधान भी भागता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उसे भी दूर ही रोक दिया। तभी एक बड़े अधिकारी गाड़ी से उतरे। उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, मैं प्रांतीय पुलिस विभाग का अधिकारी हूँ, क्या यही चेनली का घर है? पापा डरते हुए बोले, साहब कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मेरा बेटा तो सिर्फ 7 साल का है। पापा बार बार समझाने लगे, मेरा बेटा थोड़ा शरारती जरूर है, कभी मछली पकड़ने के लिए धमाका कर देता है, कभी पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के अंडे उठा लाता है, लेकिन उसने कभी चोरी या कोई गलत काम नहीं किया। आगे से हम उसे और सख्ती से समझाएंगे। माँ ने भी हाथ जोड़कर वही बात दोहराई। तब उस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत किया और कहा, आप लोग बेवजह डर रहे हैं, आपके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है। सच कहूं तो हमें भी पूरी बात नहीं बताई गई, हमें सिर्फ इतना आदेश मिला है कि हर हाल में आपके बेटे की सुरक्षा करनी है। आगे क्या होगा इसका फैसला राजधानी से आने वाले बड़े अधिकारी करेंगे, तब तक आप हमारा सहयोग कीजिए। ये सुनकर भी घर वालों की घबराहट कम नहीं हुई, क्योंकि मामला जितना शांत बताया जा रहा था उतना था बिल्कुल नहीं। अगली सुबह भी घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर वैसे ही तैनात थे। पापा पूरी रात की तरह फिर पूछने लगे, बेटा सच सच बता, तूने आखिर किया क्या है? मैंने भी वही जवाब दिया, पापा कितनी बार बताऊं, मैं तो बस कल रात चांद पर घूमने गया था और वापस आ गया। मेरी बात सुनकर पापा ने माथा पकड़ लिया, उन्हें लगा मैं फिर मजाक कर रहा हूँ। माँ ने बीच में आकर कहा, रहने भी दो, अगर अभी नहीं बताना चाहता तो जरूर कोई वजह होगी। तभी एक काली गाड़ी घर के अंदर आकर रुकी, उसमें से सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग उतरे। पुलिस अधिकारी उन्हें अंदर लेकर आए और बोले, इनसे मिलिए, ये देश के अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अकादमिक प्रोफेसर लुओ सोंग है। अब साफ हो चुका था कि यह मामला किसी शरारत का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला था। लुओ सोंग ने मुस्कुराते हुए मेरे पास से हाथ मिलाया और बोले, तो आप चेंगली के पिताजी हैं? आपने सच में एक जीनियस बेटा पैदा किया है। इस बच्चे ने देश के अंतरिक्ष मिशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें इससे कुछ जरूरी बातें पूछनी है, क्या आप इसे कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज सकते हैं? पापा अभी भी पूरी तरह कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और बोले, बेटा अच्छे से रहना और रोज सॉन्ग सर को बिल्कुल परेशान मत करना। इसके बाद मैं उनके साथ लाल रंग की सरकारी कार में बैठ गया। रास्ते में रोज सॉन्ग ने सीधे सवाल किया, सच सच बताओ वो रॉकेट तुमने ही बनाया था? मैंने बिना झिझक कहा, हाँ बिल्कुल मैंने ही बनाया। लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद कोई गुप्त संगठन मुझे आगे करके खुद छिपा हुआ है। मैंने हंसते हुए कहा, अगर कोई अपराधी होता तो वो मुझे जैसे 7 साल के बच्चे को क्यों चुनता? फिर मैंने खुद ही कहा, अगर भरोसा नहीं है तो आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। रोज सॉन्ग ने तुरंत मुझसे अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मुश्किल सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन मैं हर सवाल का ऐसा जवाब देता गया कि उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। सिर्फ 10 मिनट में उन्हें समझ आ गया कि मैं सच में कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ। उन्हें अपने बड़े बड़े रिसर्च स्टूडेंट्स याद आ गए जो शायद इतना भी नहीं जानते थे। आखिर उन्होंने उत्साहित होकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अपना रॉकेट भी दिखाओ। मैं उन्हें एक सुनसान पहाड़ी पर बने अपने लॉन्च पैड पर ले गया। वहाँ सेना के जवान पहले से सुरक्षा में तैनात थे। जैसे ही रोज सॉन्ग ने चांद से लौटकर आया मेरा रॉकेट देखा, वे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। वे उसके चारों तरफ घूम घूम कर हर हिस्से को ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारा रॉकेट वापस लौटते समय इतनी सटीक लैंडिंग कैसे करता है और जमीन पर गिरते समय उसमें जरा भी झटका क्यों नहीं लगता? आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट लौटे सब जोरदार टक्कर के साथ गिरते हैं। मैंने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, अगर लैंडिंग के समय काफी ताकतवर रिवर्स थ्रस्ट दे दिया जाए तो झटका लगेगा ही। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, लेकिन वापसी के लिए इतना अतिरिक्त ईंधन कहाँ से लाते हो? इतना ईंधन उठाना तो खुद रॉकेट के लिए बहुत भारी पड़ता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि मैं ईंधन इस्तेमाल करता हूँ? वे हैरान होकर बोले, तो फिर किससे चलता है? मैंने पास की गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए दादाजी अंदर चलिए, सब समझ आ जाएगा। मैं उन्हें अपनी गुप्त लैब में ले गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अचानक 2 इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट सामने आ गए और एक साथ बोले, स्वागत है मालिक। उन्हें देखकर रोज सॉन्ग घबरा गए, जबकि सुरक्षा में खड़े सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी। मैंने हंसते हुए कहा, घबराइए मत, ये सिर्फ स्वागत करने वाले रोबोट हैं। रोज सॉन्ग पास जाकर उन्हें गौर से देखने लगे और बोले, इतने असली जैसे रोबोट ये भी तुमने बनाए हैं? मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। वे अभी इस झटके से बाहर भी नहीं निकले थे कि उनकी नजर गुफा के बीचों बीच रखी एक बेहद आधुनिक मशीन पर हुई। उसके चारों तरफ ऐसी ऐसी हाईटेक मशीनें और उपकरण रखे थे जिन्हें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस पल उन्हें एहसास हो गया कि ये 7 साल के बच्चे के पास सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि भविष्य बदल देने वाली पूरी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। कर रोज सॉन्ग की नजर अचानक बीच में रखे एक विशाल उपकरण पर जाकर टिक गई। अगले पल उनके हाथ कांपने लगे और वे हैरानी से बोले, ये तो टोकामॉक मैग्नेटिक कंट्रोल सिस्टम है। क्या तुमने सच में न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया? उनकी आंखों में यकीन और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े देश आज तक न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी रिएक्शन स्पीड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन मेरे सामने खड़ा ये सिस्टम बता रहा था कि मैंने वो काम कर दिखाया है जो पूरी दुनिया अभी तक सिर्फ सपनों में सोच रही थी। रोज सॉन्ग खुशी से लगभग उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस मशीन की ढेर सारी तस्वीरें लेने लगे। वे बार बार कहते जा रहे थे, अब समझ आया तुम्हारे रॉकेट में इतनी ताकत कहां से आती है। ऐसा पावर सिस्टम पूरी धरती पर किसी के पास नहीं है। अगर ये तकनीक हमारे देश के हाथ में आ गई तो विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा देश कई दशक आगे निकल जाएगा। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उनकी बात बीच में ही काट दी और कहा, रो दादाजी, ये सिर्फ साधारण कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। दुनिया जिन सिद्धांतों पर अभी रिसर्च कर रही है, मेरे इस सिस्टम की कार्यक्षमता उनसे पूरे 45% ज्यादा है। मेरी बात सुनकर रोज सॉन्ग फिर से चौंक गए। तभी उनकी नजर उस मशीन से जुड़ी खास तारों पर गई। उन्होंने गौर से देखा और तुरंत पूछा, रुको, ये क्या ये रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह दादाजी, आप सच में कमाल के वैज्ञानिक हैं। एक नजर में पहचान लिया। मेरी इस बात से साफ हो गया कि मैंने सचमुच सामान्य तापमान पर काम करने वाला सुपर कंडक्टर बन गया था। इसका मतलब था कि बिजली बिना किसी नुकसान के हमेशा के लिए बह सकती है। उसमें बिल्कुल भी गर्मी पैदा नहीं होगी, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह नियंत्रित रहेगा और मैग्लेव जैसी तकनीकें पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगी। अगर ये तकनीक दुनिया के सामने आ गई तो बिजली, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल साइंस और कंप्यूटर जैसी कई इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती। रोज सॉन्ग अब अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहे थे। वे हंसते हुए बोले, सच में हमारा देश कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं से भरा है। फिर उन्होंने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखा और पूछा, चेनली, एक बात बताओ, तुमने ये सब आखिर सीखा कैसे? मैं कुछ पल चुप रहा। मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि मैं पिछले जन्म का वैज्ञानिक हूँ या फिर मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो मुझे नई नई टेक्नोलॉजी अनलॉक करके देता है, इसलिए मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। मेरे लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी थी कि मैं नई नई तकनीकें बनाता रहूं और सही समय आने पर उन्हें देश को सौंप दूं ताकि
ताकि मेरा देश दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ताकत बन सके। मैंने रो दादाजी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादाजी ये सारी चीजें मुझे सपनों में दिखाई देती हैं, बस वहीं से सीख गया। जाहिर सी बात थी कि इतनी उम्र और अनुभव वाले वैज्ञानिक मेरी इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करने वाले थे। उन्हें समझ आ गया कि मैं असली वजह छिपा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर जोर नहीं डाला। उन्होंने सोचा कि जब बच्चा बताना ही नहीं चाहता तो उससे जबरदस्ती पूछने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कई लोगों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। फोन उठते ही बोले, अरे तुम सब जल्दी यहाँ पहुंचो, मामला बहुत ज्यादा गोपनीय है। मैं अभी पूरी रिपोर्ट भेज रहा हूँ, उसे पढ़ते ही सब समझ जाओगे। और हाँ, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और रक्षा संस्थानों के कुलपतियों को भी तुरंत बुलाओ। मेरे पास ऐसा हीरा है जिसे जो पहले अपने पास ले जाएगा वही सबसे बड़ा भाग्यशाली होगा। उधर देश के एक सैन्य अनुसंधान केंद्र में 70 साल से ज्यादा उम्र के मशहूर वैज्ञानिक हूँ तो अपने कंप्यूटर पर रो दादाजी की भेजी हुई रिपोर्ट पढ़ रहे थे। शुरुआत में जैसे जैसे वे रिपोर्ट पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उन्होंने सोचा, क्या सच में किसी देश ने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अंतरिक्ष तकनीक और रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर जैसी चीजों में इतनी बड़ी छलांग लगा ली। उनकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के विज्ञान को आगे बढ़ाने में लगा दी थी और उन्हें लगा कि शायद उनका देश अब भी दुनिया से पीछे रह गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट की आखिरी लाइन पढ़ी और जाना कि ये सारी तकनीक किसी विदेशी वैज्ञानिक की नहीं बल्कि अपने ही देश के 7 साल के बच्चे की है, उनकी सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, वाह, हमारा देश सच में प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, अब हमारे भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। प्रयोगशाला में काम कर रहे उनके शिष्य अपने गुरु को इतने खुश देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक उत्सुकता से रिपोर्ट देखने आगे बढ़ा, लेकिन हूतू ने तुरंत उसे रोक दिया और बोले, वहीं रुक जाओ, अभी तुम्हें ये देखने का अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कंप्यूटर बंद किया, अपने शिष्य के सिर पर हल्की सी चपत लगाई और हंसते हुए बोले, इतने साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों की हालत ऐसी है कि एक 7 साल का बच्चा भी तुम सबसे आगे निकल गया। इतना कहकर उन्होंने अपना सामान समेटा और बोले, मैं कुछ दिनों के लिए राजधानी जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक अपना रिसर्च खुद करते रहो, कोई दिक्कत हो तो मेरे लौटने के बाद पूछ लेना। उनके शिष्य अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने हमेशा गंभीर रहने वाले उनके गुरु को इतना उत्साहित कर दिया। इधर राजधानी में भी हलचल मच चुकी थी। देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमुखों को तुरंत एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया गया। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी वैज्ञानिक जियांग चेन ने अपना मोबाइल निकाला और सबको एक वीडियो दिखाया। वीडियो वही था जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करते हुए चांद पर घूम रहा था। कुछ लोगों ने उसे पहले सोशल मीडिया पर देखा था, लेकिन सबको लगा था कि वो एआई से बना नकली वीडियो है, क्योंकि बाद में वह इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो गया था। एक कुलपति ने भी हंसते हुए कहा, आजकल एआई इतनी एडवांस हो गई है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। लेकिन जियांग चेन मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये वीडियो बिल्कुल असली है और यही वजह है कि आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। वीडियो देखने के बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, क्या ये सच में असली है? आखिर वीडियो में एक छोटा सा बच्चा बिना किसी डर के अंतरिक्ष में घूम रहा था, मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। आमतौर पर तो एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ऐसे में 7 साल का बच्चा अकेले अंतरिक्ष में पहुंच जाए, ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। वाचिंग यूनिवर्सिटी के कुलपति भी देर से पहुंचे और वीडियो देखकर वही बोले कि उन्हें भी इस पर यकीन नहीं हो रहा। तब जियांग चेन मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में मैं भी तुम लोगों की तरह ही सोचता था, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सच है। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब उस बच्चे से मिलें और ये जाने कि वह आगे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। इतना सुनते ही तीनों कुलपतियों के दिमाग में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने का सपना घूमने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इतना बड़ा टैलेंट किसी एक यूनिवर्सिटी में चला गया तो वही देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाएगी। जियांग चेन ने तीनों के चेहरे देखकर उनकी पूरी सोच समझ ली। वह हंसते हुए बोले, अरे अभी से आपस में लड़ने की क्या जरूरत है, पहले वहां तो पहुंच जाओ, फिर जिसकी किस्मत अच्छी होगी वही उसे अपने कॉलेज में ले जाएगा, लेकिन जल्दी निकलो, नहीं तो तो पहले ही पहुंचकर बाजी मार लेगा। उधर रात हो चुकी थी। स्टार विलेज में पूरा पिछला पहाड़ सेना ने घेर रखा था। 24 घंटे हथियारबंद जवान सुरक्षा में तैनात थे। गाँव के ज्यादातर रास्ते भी बंद कर दिए गए थे और सिर्फ एक रास्ता ही शहर की तरफ खुला छोड़ा गया था। रोज सॉन्ग पूरे रास्ते मेरे साथ हंसते बोलते घर तक आए। अब तो मुझसे सच में लगाव हो गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, माँ लियू फांग को खाना लगाए खड़ा देखा तो मैं रोज सॉन्ग को पीछे छोड़कर सीधे अंदर भागा और बोला, बहुत भूख लगे, अब तो जान निकल जाएगी। माँ मुझे देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन दरवाजे पर खड़े रोज सॉन्ग को देखकर थोड़ा घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े वैज्ञानिक से कैसे बात करें। फिर हिम्मत करके बोली, अगर आपने खाना नहीं खाया हो तो हमारे साथ खा लीजिए। रोज सॉन्ग तुरंत हंसकर मान गए और बोले, दूर से ही खाने की खुशबू आ रही थी, घर का सादा खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। अभी सब आराम से खाना ही खा रहे थे कि तभी एक के बाद एक 4 सरकारी गाड़ियां आकर घर के बाहर रुक गई। रोज सॉन्ग मुस्कुराकर बोले, लगता है बाकी बूढ़े भी पहुंच गए, घबराइए मत, ये सब आपके टिके लिए ही आए हैं। उधर मैं खाना खत्म करते ही बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, और बिना पीछे देखे अपने कमरे में चला गया। माँ मुझे रोकना चाहती थी कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन रोज सोम ने उन्हें रोकते हुए कहा, उसे सोने दीजिए, बच्चा पूरे दिन थक गया है, अभी उसे आराम की जरूरत है। तभी बाहर हूतू, जियांग चेन और तीनों यूनिवर्सिटी के कुलपति एक दूसरे से मिलते हुए आंगन में आ गए। थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद जियांग चेन ने रोज सोंग से पूछा, वो बच्चा कहाँ है? रोज सोंग हंसते हुए बोले, तुम लोग देर से आए हो, बच्चा तो सो गया, अगर मिलना है तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना सुनते ही तीनों कुलपतियों के चेहरे उतर गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं रोज सोंग ने पहले ही मुझे अपने विभाग में तो नहीं कर लिया, लेकिन रोज सोंग ने हंसते हुए साफ कर दिया कि बच्चा बस सो रहा है। इसके बाद माँ ने सभी के लिए खाना परोस दिया और करीब 300 साल के कुल अनुभव वाले देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और शिक्षाविद मेरे घर के छोटे से आंगन में बैठकर सिर्फ मेरा इंतजार करने लगे। सुबह सुबह घर का माहौल बड़ा अजीब था। माँ लियू फांग खुद भी परेशान थी। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और यूनिवर्सिटी के कुलपति सिर्फ उनके बेटे से मिलने आए थे, लेकिन जनाब अभी तक कमरे में आराम से सो रहे थे। आखिर माँ ने सारी बात पिताजी चेन हाइजुन को बताई। बस फिर क्या था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोले, कौन सा बड़ा टैलेंट, कैसी बड़ी उपलब्धि, मेरे लिए तो वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूँ। इतना कहकर उन्होंने कमरे का दरवाजा जोर से खोला, मेरा कान पकड़कर खींचते हुए बोले, अरे उठ, बाहर इतने
में बड़े बड़े एक्सपर्ट तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खर्राटे मार रहा है। मैं अभी सपनों की दुनिया में था, लेकिन पिताजी ने एक मिनट भी नहीं छोड़ा। मैं दर्द से चिल्लाते हुए बोला, अरे पापा छोड़ो ना। उठ गया उठ गया। मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि सारी गलती उन बूढ़े वैज्ञानिकों की है। रात को देर से सोए और सुबह मुर्गे से भी पहले उठ गए। मैं जमाई लेते हुए बाहर आंगन में पहुंचा तो रो सॉन्ग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा पहले नाश्ता कर लो। तभी जियांग चेन ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, यही है वो बच्चा? तो बिना देर किए बोले, हाँ। इसे देखते ही समझ में आ जाता है कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। तभी पिताजी ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या देख रहा है, जल्दी से सबको नमस्ते कर। मैंने आराम से सबकी तरफ देखकर कहा, नमस्ते हो अकादमिक सर, नमस्ते जियांग सर, नमस्ते नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कुलपति, हुआबे यूनिवर्सिटी के कुलपति और हुआचिन यूनिवर्सिटी के कुलपति। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक 7 साल का बच्चा उन सभी को नाम से कैसे पहचान गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिछले जन्म में मैं डिफेंस रिसर्च से जुड़ा वैज्ञानिक था, इसलिए इन सभी बड़े लोगों को मैं पहले से अच्छी तरह जानता था। मैंने बिना समय व्यर्थ किए कहा, चलिए खाना बाद में भी खा लेंगे, पहले पहाड़ पर चलते हैं। आप लोग जिस चीज को देखने आए हैं वो वही है। इतना सुनते ही सब लोग तुरंत मेरे पीछे चल पड़े। हम सब कड़ी सुरक्षा पार करते हुए आखिरकार मेरे सीक्रेट बेस तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने बिल्कुल मालिकों की तरह सबको दिखाते हुए कहा, ये रहा वो रॉकेट जिससे मैं कुछ दिन पहले चांद पर गया था। वैसे ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला मॉडल है और सामने जो गुफा है उसमें मैंने अपने कुछ छोटे मोटे आविष्कार रखे हैं। शायद आप लोग उन्हीं को देखने आए हैं। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे, दोनों ह्यूमनॉइड रोबोट पहले की तरह बोले, स्वागत है मालिक। तीनों यूनिवर्सिटी के कुलपति उन रोबोट्स को देखकर ही दंग रह गए, क्योंकि उन्हें अभी असली हैरानी का अंदाजा भी नहीं था। वहीं हुतू और जियांग चेन ने रोबोट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गए। तभी उनकी नजर गुफा के बीचों बीच रखे उस चमचमाते विशाल टोकामाक रिएक्टर पर पड़ी। हुतू की आंखें फटी रह गईं। वो बड़बड़ाए, ये सचमुच टोकामाक डिवाइस है? जियांग चेन ने भी गंभीर आवाज में कहा, लगता है ये अब ऊर्जा परिवर्तन भी सफलतापूर्वक कर रहा है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम हमें इसका डेमो दिखा सकते हो? मैं मुस्कुराया और सीधे मशीन के पास जाकर बीच में लगे लाल बटन पर अपना अंगूठा रख दिया। अगले ही पल मशीन ने आवाज निकाली, फिंगरप्रिंट सत्यापित, सिस्टम चालू, प्रतिक्रिया समय 0.0001 सेकंड, वर्तमान तापमान 87,000 डिग्री सेल्सियस, सभी पैरामीटर सामान्य है। देखते ही देखते पूरा अंधेरा पहाड़ रोशनी से जगमगा उठा। गुफा के अंदर लगे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ चालू हो गए। तभी सबकी नजर दीवारों पर गई। पूरी गुफा इतनी चिकनी और व्यवस्थित थी कि साफ पता चल रहा था इसे प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। जियांग चेन हैरानी से बोले, क्या ये पूरी गुफा तुमने खुद खोदी है? मैं बिना कुछ कहे गुफा के एक कोने तक गया और वहां रखे कई दर्जन किलो विस्फोटक की तरफ इशारा कर दिया। इतना देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर फिर से हैरानी साफ दिखाई देने लगी। मैं सबको अपनी बनाई हुई चीजें दिखाते हुए बोला, ये डायरेक्शनल ब्लास्ट वाला विस्फोटक है। इससे धमाका सिर्फ एक तय इलाके में होता है और ये हाई प्रिसीजन विस्फोटक है जो जमीन के अंदर 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक सीधा धमाका कर सकता है। हालांकि मैंने अभी तक इसे टेस्ट नहीं किया। कहीं नीचे से गैस निकल आई तो मेरी ही छुट्टी हो जाए। मेरी बातें सुनकर सब लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन हुतू का पूरा ध्यान टोकामाक रिएक्टर पर था। वो कांपती आवाज में बोले, चेन ली, इस पर जो डेटा लिखा है क्या वो सच है? सिर्फ 0.001 ग्राम हाइड्रोजन ट्रिटियम ईंधन से 50 लाख जूल ऊर्जा निकलती है। ये सुनते ही जियांग चेन भी भागकर मशीन के पास पहुंचे और दिमाग में तुरंत हिसाब लगाने लगे। वो हैरानी से बोले, अगर इतनी सी मात्रा से इतनी ऊर्जा निकलती है तो सिर्फ 1 ग्राम ईंधन ही कई टन कोयले और तेल के बराबर ऊर्जा पैदा कर देगा। मैंने आराम से कहा, मेरा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम अभी तक जिस लक्ष्य पर हमारा देश काम कर रहा है उससे कम से कम 40% ज्यादा ताकतवर है। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों के चेहरे बदल गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये तकनीक सचमुच इस्तेमाल होने लगी तो देश की कई बड़ी वैज्ञानिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैंने आगे बताया, और इस पूरी ऊर्जा को सीधे बिजली में भी बदला जा सकता है। रो सॉन्ग ने तुरंत कहा, अगर इसे रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो बिजली बिना किसी नुकसान के ट्रांसफर होगी। फिर उन्होंने समझाया कि इससे सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान ही नहीं बल्कि मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी इंडस्ट्रीज में भी क्रांति आ जाएगी। जियांग चेन बिना एक सेकंड गवाए मेरे पास आए और बोले, चेन ली, क्या हम ये सारे उपकरण अपने साथ ले जा सकते हैं? इन्हें यहाँ छोड़ना सुरक्षित नहीं है। मैंने बेफिक्र होकर कहा, ले जाइए, अगर डिजाइन ड्राइंग भी चाहिए तो वो भी दे दूंगा। इतना सुनते ही जियांग चेन ने तुरंत फोन निकाला और देश का सबसे ऊंचे स्तर का सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करवा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी रास्ते सील किए जाएं और इन तकनीकों को पूरी सुरक्षा के साथ रिसर्च सेंटर पहुंचाया जाए। इसके बाद जियांग चेन ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, क्या तुम हमारे साथ राजधानी चलना चाहोगे? वहां तुम्हें बेहतर माहौल मिलेगा, बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलेंगे और पढ़ाई के लिए भी सबसे अच्छे शिक्षक होंगे। बस इतना सुनना था कि तीनों यूनिवर्सिटी के कुलपति भी तुरंत आगे आ गए। कोई मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आने के लिए मनाने लगा तो कोई हुआचिन यूनिवर्सिटी की तारीफ करने लगा। तीसरे कुलपति बोले कि उनके पास सबसे ज्यादा संसाधन है। कुछ ही सेकंड में गुफा के अंदर माहौल ऐसा हो गया जैसे तीनों आपस में मुकाबला कर रहे हो। वजह भी साफ थी, अगर मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को चुन लेता तो वही पूरे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन जाती। आखिर सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सबको लगा कि अब मैं किसी एक का नाम लूंगा, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए अंकल, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अभी सिर्फ 7 साल का हूँ, पहली क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। मेरी बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा मौका इतनी आसानी से ठुकरा दूंगा। जियांग चेन ने फिर प्यार से समझाया, अगर तुम्हें ये सब बनाना पसंद है तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ रिसर्च करें, तुम्हें बेहतर जिंदगी भी मिलेगी। अगर ये यूनिवर्सिटी पसंद नहीं तो कृषि अकादमी, स्पेस रिसर्च या एनर्जी रिसर्च सेंटर भी चुन सकते हो। तुम्हारे माता पिता की भी चिंता मत करो, उन्हें भी तुम्हारे साथ अच्छी नौकरी और रहने की सुविधा मिलेगी। रो सॉन्ग ने भी बहुत समझाया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने कहा, अंकल सच में मैं यही खुश हूँ, अगर अभी चला गया तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए। आगे अगर मैं कोई नई तकनीक बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मेरी बात सुनकर सभी वैज्ञानिक और कुलपति मायूस हो गए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने आखिरी बार पूछा, एक बार फिर सोच लो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं अंकल, मुझे बड़े शहर पसंद नहीं, मुझे अपना गाँव और यहाँ की आजादी ज्यादा अच्छी लगती है। आखिर में रो सॉन्ग ने कहा, चेन ली, फैसला तुम्हारा है, देश के वैज्ञानिक संस्थानों के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैंने शर्माते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। उसी रात पूरे गांव और आसपास के इलाके को सेना ने घेर लिया, सड़कें बंद कर दी गई, निगरानी कैमरे बंद कर दिए गए, हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में गश्त करने लगे और लोगों को सख्त आदेश दे दिया गया कि इस ऑपरेशन की कोई भी फोटो, वीडियो या जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरे लिन्युआन काउंटी में बस एक ही चर्चा चल रही थी कि आखिर इतनी पुलिस, सेना और हेलीकॉप्टर क्यों आए हुए हैं। उधर हमारे गाँव के लोग तो अपनी
अपनी अपनी कहानियां बना चुके थे। कोई कह रहा था, देखा फिर से हेलीकॉप्टर आ गए, जरूर चेन परिवार का लड़का कोई बहुत बड़ा अपराध कर बैठा है। दूसरा बोला, अरे मुझे तो लगता है ये दुश्मन देश का जासूस है, तभी इतने बड़े अधिकारी उसके घर आए, देखो अभी भी घर के अंदर पूछताछ चल रही होगी। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। घर के अंदर सभी बड़े वैज्ञानिक और अधिकारी अब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और मेरे माता पिता से विदा ले रहे थे। जाते जाते रोसोंग अंकल ने मेरे पापा से हंसते हुए लेकिन सख्त लहजे में कहा, याद रखना अब चेन ली देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है। आज के बाद इसे हाथ भी लगाया तो कानून तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम इसके पिता ही क्यों ना हो। पापा बस मजबूरी में मुस्कुराकर बोले, जी बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें तो मेरे सारे बड़े बड़े ऑफर ठुकराने के बाद झाड़ू से मेरी अच्छी खातिरदारी करनी थी, मगर इतने लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऊपर से जाते जाते ऐसी चेतावनी भी मिल गई कि अब ना मार सकते हैं और न ही डांट सकते हैं। सबके जाने के बाद मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम का पारदर्शी पैनल खुल गया। उस पर लिखा था, चांद तक की लाइव यात्रा और उससे पैदा हुए पूरे घटनाक्रम के कारण तुम्हें कुल 10,000 शॉक पॉइंट मिले हैं, जिन्हें 1,000 टेक्नोलॉजी पॉइंट में बदल दिया गया है। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया। पहले जहां मुश्किल से कुछ दर्जन या ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट मिलते थे, इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया था। तभी मुझे समझ आया कि सिस्टम पॉइंट कैसे गिनता है। पहला नियम था कि जितने ज्यादा लोग चौंकेंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। दूसरा नियम उससे भी ज्यादा अहम था, जिस इंसान का दर्जा जितना बड़ा होगा उसके चौंकने पर उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। मैंने तुरंत अपना स्टेटस खोला। उसमें मेरा नाम, अब तक सीखी हुई तकनीकें, डायरेक्शनल बम, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन और रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर सब दिखाई दे रहा था। अब मेरे पास इतने पॉइंट हो चुके थे कि मैं आखिरकार अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकता था। मैं सीधे सिस्टम की दुकान में गया और 5 मार्क स्पीड वाली ट्रैकिंग मिसाइल खरीद ली। 2000 टेक्नोलॉजी पॉइंट खर्च होते ही उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, सिद्धांत और डिजाइन सीधे मेरे दिमाग में उतर गए। कुछ ही पल में मेरे पास उस मिसाइल की पूरी जानकारी मौजूद थी। उधर राजधानी के एक बेहद गोपनीय सुरक्षा सम्मेलन में देश के बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठा थे। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की नई रिसर्च दिखाई जा रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब अपने अंतरिक्ष यानों में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन लगाने की तैयारी कर रहा था, ताकि ईंधन की खपत बहुत कम जाए। ये खबर सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। सबको समझ आ गया था कि अगर अमेरिका इसमें सफल हो गया तो अंतरिक्ष और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में उसका दबदबा और भी बढ़ जाएगा। झांगी गहरी सांस लेकर बोले, हमने कई पीढ़ियों तक मेहनत की, ये सोचकर कि एक दिन हम अमेरिका की बराबरी कर लेंगे, लेकिन लगता है वो हमसे अभी भी बहुत आगे निकल चुका है। अगर उनका ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पूरी दुनिया की ऊर्जा और स्पेस इंडस्ट्री पर उनका लगभग एकाधिकार हो जाएगा। कमरे में बैठे हर व्यक्ति का मन भारी हो चुका था। लेकिन कुछ ही पल बाद झांगी अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में फिर से वही जुनून लौटा है। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हम इतने आसानी से हार नहीं मान सकते। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 100 साल तक मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है। एक तकनीक के कारण हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कभी हमारे महान वैज्ञानिकों ने देश को परमाणु शक्ति देकर दुनिया में मजबूत स्थान दिलाया था, वैसे ही अब हमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन में दुनिया से आगे निकलना होगा। उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि आज से देश के सारे बड़े संसाधन सबसे पहले इसी प्रोजेक्ट पर लगाए जाएंगे और अमेरिका से पहले इस तकनीक को पूरी तरह विकसित करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और जियांग चेन मुस्कुराते हुए अंदर आए। कमरे का इतना भारी माहौल देखकर उन्होंने हंसते हुए पूछा, अरे यहाँ आखिर चल क्या रहा है? जियांग चेन मीटिंग रूम में घुसते ही हंसकर बोले, अरे तुम सबके चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए हैं जैसे किसी ने सबको एक साथ दुख भरी खबर सुना दी हो। झांग ये तुरंत उन्हें अपने पास ले गए और बोले, जियांग अकादमिक, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी हमने अमेरिका की नई स्पेस टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट देखी है। अगर ये सच निकली तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इतना सुनते ही जियांग चेन जोर से हंस पड़े और बोले, अरे मैं तो समझा कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ये खबर 90% झूठी है। फिर उन्होंने सबको याद दिलाया कि अमेरिका पहले भी कई बार अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा चुका है, ताकि दूसरे देश घबरा जाएं और बेवजह अपने संसाधन खर्च कर दें। झांगी फिर भी थोड़ा परेशान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन अगर इस बार खबर सच हुई तो? जियांग चेन पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराए और बोले, अगर सच भी हुई तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा देश किसी से कम नहीं है। करीब आधे घंटे बाद जियांग चेन झांगी को एक बेहद गोपनीय रिसर्च सेंटर में ले गए। वहां पहुंचते ही झांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने सचमुच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रखा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये सच में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है? इसे आखिर बनाया किसने? जियांग चेन मुस्कुराकर बोले, किसी बड़े वैज्ञानिक ने नहीं, एक 7 साल के बच्चे ने। वही बच्चा जिसकी जांच करने के लिए तुम लोगों ने पूरी टीम भेजी थी। फिर उन्होंने बताया कि रोसोंग जब उस बच्चे के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ चांद पर जाने वाला रॉकेट ही नहीं बल्कि ऐसी ऐसी तकनीकें भी मिली जिन्हें देखकर सभी वैज्ञानिक दंग रह गए। झांगी कुछ देर तक उन मशीनों को देखते ही रह गए, फिर भावुक होकर बोले, अगर ये सब सच है तो हमारा देश इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला है। दुनिया में हमारी ताकत और सम्मान दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि जो बैंक कार्ड मुझे दिया गया है उसे रिसर्च के नाम पर सपोर्ट कहना तो बस एक बहाना है। असल में उसके जरिए मेरी हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही थी। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आखिर में मेरी बनाई हुई हर टेक्नोलॉजी देश के ही काम वाली थी। मैं आराम से मोबाइल चला रहा था कि तभी एक इंटरनेशनल न्यूज सामने आ गई। उसमें झांगी मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा, हमारी साइंस अकादमी इस समय नई तियानशिंग 6 फाइटर जेट पर काम कर रही है। अमेरिका की साइंस मैगजीन में जो भी बातें छपी हैं उन पर भरोसा मत करो। ये कहना कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में पीछे है पूरी तरह गलत है। ये देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, कमाल है। उधर अमेरिका कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है, इधर हमारा देश साउथ हेवन गेट जैसी परियोजनाओं की चर्चा कर रहा है। दोनों देशों को एक दूसरे की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। शायद यही वजह है कि दुनिया में अभी तक संतुलन और शांति बनी हुई है। इसके बाद मैंने तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोला और अपनी अगली रिसर्च के लिए जरूरी सामान चुनना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक एक एक चीज ध्यान से चुनने के बाद आखिरकार मेरी लिस्ट तैयार हुई। कुल खर्च 10 लाख से भी ज्यादा बैठा। अगर पहले की बात होती तो मैं इतने महंगे सामान लेने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब रिसर्च का पूरा खर्च देश उठा रहा था, इसलिए मैं कहीं भी समझौता नहीं किया। ज्यादातर सामान हाई क्वालिटी कार्बन फाइबर का था। सबसे नए मॉडल के कंट्रोल चिप्स थे और इंफ्रारेड स्कैनर भी सीधे मिलिट्री ग्रेड का मांगा था। इसके अलावा मुझे एक नया छोटा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर भी बनाना था, क्योंकि वही मेरी हर अगली टेक्नोलॉजी की नींव बनने वाला था। उधर जैसे ही मेरा ऑर्डर सिस्टम में गया, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की विशेष टीम के कंप्यूटर पर उसकी पूरी लिस्ट पहुंच गई। हर सामान के साथ मेरी खास जरूरतें भी लिखी थी, जैसे 5 ग्रेड चिप चाहिए, सबसे नया मॉडल चाहिए और इंफ्रारेड स्कैनर भी सैन्य स्तर का होना चाहिए। लिस्ट देखकर झांगी हंस पड़े और बोले, ये बच्चा सच में कमाल का है। जो चाहिए बिल्कुल साफ साफ
साफ लिख देता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि 2 दिनों के अंदर पूरा सामान सुरक्षित तरीके से स्टार विलेज पहुंचा दिया जाए। फिर उन्होंने जियांग चेन से पूछा, क्या इस लिस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अगली बार क्या बनाने वाला है? जियांग चेन कुछ देर तक स्क्रीन देखते रहे, फिर बोले, कुछ सामान तो साफ बता रहा है कि ये फिर से एक छोटा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम बनाएगा। लगता है वो मशीन उसकी हर रिसर्च की सबसे जरूरी चीज है। बाकी सामान देखकर मुझे शक है कि शायद ये किसी नए तरह के इंफ्रारेड गाइडेड बम या मिसाइल पर काम करने वाला है। ये सुनकर झांगी थोड़े चिंतित हुए और बोले, क्या हमें उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेज देना चाहिए? लेकिन जियांग चेन ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये बच्चा आजाद माहौल में काम करने का आदी है। अगर हर वक्त लोग उसके आसपास रहेंगे तो उसका दिमाग खुलकर काम नहीं कर पाएगा। 3 दिन बाद पूरे स्टार विलेज में सरकारी आदेश पहुंच गया कि अब इस इलाके का औद्योगिक विकास किया जाएगा और सभी गांव वालों को मुआवजा देकर दूसरी जगह बसाया जाएगा। मेरे माता पिता को भी सरकार की तरफ से 50 लाख की रकम वाला बैंक कार्ड मिला और दोनों को सरकारी नौकरी दे दी। साथ ही सरकारी दफ्तर के पास 100 वर्ग मीटर से भी बड़ा एक नया घर भी मिला। पापा की नौकरी शहर में सिक्योरिटी गार्ड की लगी, जिसमें सिर्फ दिन की ड्यूटी, छुट्टियां और सारी सरकारी सुविधाएं थी। वहीं माँ को सरकारी कैंटीन में खाना परोसने का काम मिला, जहाँ उन्हें भी वही सुविधाएं दी गई। गाँव में रहने वाले एक साधारण परिवार के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि नया घर मेरे सीक्रेट बेस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए मेरी रिसर्च पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों बाद मेरा ऑर्डर किया हुआ सारा सामान सुरक्षित तरीके से पहाड़ वाले मेरे गुप्त वर्कशॉप तक पहुंचा दिया गया और अब मैं अपने अगले बड़े आविष्कार की तैयारी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैं सबसे पहले अपने वर्कशॉप में पहुंचा और खरीदा हुआ सारा सामान एक करके चेक किया। जब तसल्ली हो गई कि कुछ भी कम नहीं है, तब असली काम शुरू हुआ। मैंने सिस्टम से अपना खास ऑटोमेटिक वर्कबेंच बाहर निकाला। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि इसे लेने के लिए मैंने पूरे 1000 टेक्नोलॉजी पॉइंट खर्च किए थे। इसकी खासियत ये थी कि इसे जो भी आदेश दिया जाए वो बिना किसी गलती के उसे पूरा कर देती थी। मैंने सारी हाई क्वालिटी सामग्री उसके ऊपर रखी और आदेश दिया, एक नया माइक्रो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाओ। मशीन ने तुरंत स्कैन करके बताया कि सभी सामग्री बेहतरीन क्वालिटी की है, इसलिए इस बार रिएक्टर की कार्यक्षमता 45% नहीं बल्कि पूरे 60% तक पहुंच जाएगी। इसे बनने में करीब 2 घंटे लगने वाले थे। उधर मशीन अपना काम कर रही थी और इधर मैं खाली बैठने वालों से नहीं था। मैंने तुरंत अपनी अगली परियोजना 5 मार्क स्पीड वाली ट्रैकिंग मिसाइल पर काम शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले मिसाइल की पूरी बनावट दिमाग में दोहराई। इसी भी ट्रैकिंग मिसाइल के 6 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं, गाइडेंस और टारगेट डिटेक्शन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इंजन, वारहेड, पावर सिस्टम और पूरी बॉडी। इनमें से इंजन और पावर की समस्या तो मेरा माइक्रो फ्यूजन रिएक्टर आसानी से हल कर देता था, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा था गाइडेंस और फ्लाइट कंट्रोल। यही मिसाइल की आंख, दिमाग, नसें और मांसपेशियां होती हैं। अगर ये सही ना हो तो मिसाइल कभी अपने निशाने तक नहीं पहुंच सकती। मैंने सरकार की तरफ से मिले इंफ्रारेड रडार और ऑप्टिकल इमेजिंग रडार को देखा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इंफ्रारेड रडार गर्मी पहचानता है, जबकि दूसरा तस्वीर देखकर लक्ष्य ढूंढता है। अगर दोनों की खूबियां एक ही सिस्टम में जोड़ दी जाएं, तो मिसाइल लगभग हर परिस्थिति में अपने निशाने को पहचान सकेगी। मैंने तुरंत सिस्टम को आदेश दिया कि दोनों तकनीकों को मिलाकर नया रडार तैयार करे। सिर्फ 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट खर्च हुए और कुछ ही मिनटों में मशीन ने दोनों रडारों को जोड़कर बिल्कुल नया हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम तैयार कर दिया। अब बारी थी सबसे कठिन हिस्से की, नेविगेशन सिस्टम की। इतनी तेज यानी 5 माख की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा तकनीक बिल्कुल नाकाफी थी। इसका मतलब था कि पूरा कंट्रोल सिस्टम मुझे खुद बना पड़ेगा। मैं तुरंत लैपटॉप लेकर बैठ गया और लगातार कई घंटों तक बिना रुके कोड लिखता रहा। करीब 7 घंटे बाद आखिरकार 3 टेराबाइट का कंट्रोल प्रोग्राम तैयार हो गया। मैंने उसे एक यूएसबी ड्राइव में सेव किया और हाई एंड कंट्रोल चिप के साथ वर्कबेंच पर रख दिया। मशीन ने सिर्फ 10 मिनट में पूरा कोड चिप में डाल दिया। इस दौरान मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक्सरसाइज करता रहा। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा कहाँ है? घर आजा, खाना तैयार है। मैंने हंसकर कहा, बस पापा अभी आया। जाने से पहले मैंने अपने दोनों ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बाहर बुलाया और आदेश दिया कि पूरे वर्कशॉप की सफाई करके बाकी तैयारी पूरी कर दें। अगले 2 दिनों तक मैं लगातार काम करता रहा और आखिर में कंट्रोल चिप, नया रडार, सेंसर, माइक्रो फ्यूजन रिएक्टर और वेक्टर थ्रस्ट इंजन को एक साथ जोड़कर अंतिम असेंबली पूरी कर दी। कई घंटों की टेस्टिंग के बाद आखिरकार मेरी 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल तैयार हो गई। जब मैं अपनी कार से पहाड़ के नीचे बने लॉन्च साइट पर पहुंचा और सामने पूरी तरह तैयार मिसाइल लॉन्चर देखा तो खुशी से मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा, वाह ये तो कमाल का लग रहा है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में गहरे हरे रंग की मिसाइल और उसका लॉन्चर किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हथियार से कम नहीं लग रहे थे। मैं कुछ देर तक बस उसे निहारता ही रह गया। फिर कंट्रोल पैनल पर जाकर मैंने पहला टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने मिसाइल का अंतिम लक्ष्य युद्ध क्षेत्र में सेट किया, लेकिन लॉन्च की दिशा बिल्कुल उल्टी रखी। मेरा इरादा था कि पहले ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाए ताकि इसकी असली रेंज और क्षमता का पता चल सके। जैसे ही मैंने लॉन्च बटन दबाया, मिसाइल धीरे धीरे ऊपर उठी। सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचते ही एक जोरदार धमाके के साथ उसकी रफ्तार सीधे 1 माख हो गई और कुछ ही सेकंड में बढ़ते बढ़ते 5.5 माख तक पहुंच गई। असल में मैंने इसे 5 माख के लिए डिजाइन किया था, लेकिन क्योंकि इसमें अभी वारहेड नहीं लगा था, इसलिए वजन कम होने की वजह से इसकी स्पीड और बढ़ गई। मिसाइल सबसे पहले पूरे जापान के ऊपर से निकली, फिर मेरे कंट्रोल के हिसाब से दक्षिणी हिस्से से घूमते हुए उत्तरी इलाकों, उसके बाद यूरोप और आखिर में मध्य क्षेत्र के आसमान तक पहुंच गई। इस दौरान कई देशों ने उसे रोकने के लिए एयर डिफेंस मिसाइलें दागी, लेकिन मेरी मिसाइल इतनी तेज और सटीक थी कि कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। मैंने अपनी मिसाइल को कंट्रोल करते हुए पूरे युद्धग्रस्त इलाके के आसमान में कई चक्कर लगवाए। कुछ ही मिनट पहले तक जहां हर तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सबको किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया हो। अगर उस समय कोई एयर डिफेंस रडार देख रहा होता तो उसे एक और हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती। मिसाइल ने आसमान में ऐसा रास्ता बनाया था कि उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी मिलाकर अंग्रेजी में स्टॉप लिखा हुआ बन रहा था। आखिर में मैंने उसका निशाना बदलकर अमेरिका के सबसे पास वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके की तरफ कर दिया। करीब 2 मिनट बाद मिसाइल मेरे सिर के ऊपर से गरजती हुई निकली और आसमान में एक लंबी सफेद लकीर छोड़ गई। तभी मेरे दिमाग में एक जरूरी बात आई, मैं इसकी रेंज आखिर माखी क्यों रहा हूं? इस मिसाइल का इंजन तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर चलता है, मतलब जब तक इसमें हाइड्रोजन ट्रिटियम का मिश्रित ईंधन रहेगा इसकी रेंज लगभग असीमित हो सकती है। अगर मैंने इसे सच में अमेरिका के पास समुद्र में गिरा दिया और उन्होंने इसे निकालकर इसकी तकनीक सीख ली तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही सोचकर मैंने तुरंत मिसाइल को वापस लौटने का आदेश दे दिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद जब मिसाइल वापस
मेरे पास पहुंची तो उसके वेक्टर इंजन पर हल्का सा कालापन छोड़कर बाकी सब बिल्कुल नया जैसा था। मैं उसकी परफॉर्मेंस देखकर बेहद खुश था। तभी अचानक सिस्टम की आवाज सुन ली, 5 मार्क क्रूज मिसाइल से कई देशों को चौंकाने पर तुम्हें 20,000 टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले हैं। इसके अलावा युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने पर 500 बोनस पॉइंट भी दिए जाते हैं। इतने सारे पॉइंट देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मैंने हंसते हुए सोचा, सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट से इतना फायदा? अगर ईंधन थोड़ा और होता तो एक और चक्कर भी लगा देता। मैंने तुरंत अपना सिस्टम खोला। अब मेरे पास कुल 3065 टेक्नोलॉजी पॉइंट थे। बिना देर किए मैंने 2000 पॉइंट खर्च करके मिसाइल की बची हुई आधी तकनीक भी अनलॉक कर दी। अगले ही पल सिस्टम ने बताया कि अब मैं पूरी तरह से 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल की तकनीक पर महारत हासिल कर चुका हूं। उधर जापान में हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े अधिकारी बार बार रडार की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। उनमें से एक घबराई हुई आवाज में बोला, पिछली बार 5 मार्क की मिसाइल आई थी, लेकिन इस बार इसकी स्पीड 5.5 मार्क तक पहुंच गई। सबसे डरावनी बात यह है कि ये रास्ता भी खुद बदल रही थी। इसने पूरे जापान के ऊपर आराम से कई चक्कर लगाए और हमारी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकी। अगर इसका इरादा हमला करने का होता तो हमारा देश कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। कमरे में बैठे सभी लोग डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी किसी ने घबरा कर कहा, कहीं समुद्र में छोड़े गए परमाणु अपशिष्ट वाली बात किसी को पता तो नहीं चल गई? इतनी ताकत तो सिर्फ रूस, अमेरिका या चीन जैसे देशों के पास ही हो सकती है। आखिर ये मिसाइल किसने छोड़ी है? तभी एक अधिकारी बोला, मुझे नहीं लगता कि ये चीन का काम है। उनकी नई तकनीक पर हमारी नजर है। ऊपर से पिछली 5 मार्क वाली मिसाइल भी चीन की सीमा के अंदर गिरी थी। मुझे तो लगता है कि ये अमेरिका का कोई गुप्त ऑपरेशन है, क्योंकि मिसाइल का रास्ता भी मिडिल ईस्ट की तरफ से आ रहा था। लेकिन तभी एक और अधिकारी ने हैरानी से पूछा, अगर ये अमेरिका की मिसाइल थी तो उसने हमारे देश के ऊपर इतना लंबा चक्कर क्यों लगाया? क्या अब उन्हें हमारी वफादारी पर भी भरोसा नहीं रहा? तभी एक कर्मचारी भागता हुआ अंदर आया और बोला, सर, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस का कॉल आया है। ये सुनते ही सभी अधिकारी घबराकर मीटिंग रूम की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वीडियो स्क्रीन चालू हुई, सामने अमेरिका के विदेश मंत्री बेहद गुस्से में बैठे दिखाई दी। जापानी प्रतिनिधि अभी ठीक से अपनी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि सामने से पहली बात सुनाई दी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करके? जापान के प्रधानमंत्री को तो पहले लगा कि अमेरिका को उनके परमाणु अपशिष्ट छोड़ने वाली हरकत का पता चल गया है, इसलिए उन्होंने घबराते हुए तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उधर से अमेरिका के विदेश मंत्री गुस्से में चिल्ला पड़े, हमारे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। 5 मार्क की मिसाइल बना ली तो क्या दुनिया पर राज करोगे? 3 दिन के अंदर उसकी पूरी तकनीक और ब्लूप्रिंट हमें सौंप दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जापानी अधिकारी पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, हमने ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनाई। सच तो यह है कि हमें लगा था शायद मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौरान आपकी मिसाइल गलती से हमारे ऊपर से निकल गई होगी। हम भी उतने ही परेशान हैं जितने आप। जब अमेरिका ने पूछा कि फिर उनके हिसाब से मिसाइल कहां से लॉन्च हुई थी, तो जापान ने सीधे चीन का नाम ले दिया। ये सुनते ही अमेरिका को कुछ दिन पहले नासा की रिपोर्ट याद आ गई। उन्हें लगा कि शायद चीन की अंतरिक्ष तकनीक के साथ साथ मिसाइल तकनीक भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बाद अमेरिका ने जापान से मिली सारी जानकारी तुरंत अपने मुख्यालय भेज दी और सीधे चीन के सैन्य दूतावास पहुंचकर जवाब मांगने लगा। अमेरिकी राजदूत गुस्से से बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि 5 मार्क की मिसाइल जापान के ऊपर उड़ाना क्या मतलब रखता है? क्या तुम लोग अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहे हो? सामने बैठे ली हुआ ने उसकी पूरी बात शांत होकर सुनी और फिर एकदम सख्त आवाज में जवाब दिया, सबूत कहाँ है कि वो मिसाइल चीन ने छोड़ी थी? और अगर सच में हमारे पास ऐसी मिसाइल होती तो क्या तुम इतने आराम से यहाँ बैठकर हमसे सवाल पूछ रहे होते? याद रखो, अब चीन पहले वाला देश नहीं रहा जिसे कोई भी दबा सके। चीन की तकनीक में अचानक हुई तरक्की के बाद ली हुआ का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। वह साफ समझता था कि दुनिया में कूटनीति तभी चलती है जब ताकत बराबर हो। अगर ताकत एक तरफ ज्यादा हो जाए तो सामने वाला बातचीत नहीं आदेश देने लगता है। लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि चीन कभी किसी कमजोर देश पर जुल्म नहीं करेगा, मगर कोई चीन को दबाने की कोशिश करेगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी राजदूत ने तुरंत रडार की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सामने रख दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि लगभग 5 मार्क की स्पीड वाली मिसाइल चीन की दिशा से निकलकर जापान के ऊपर से गुजरी थी और उसका रास्ता देखकर साफ लग रहा था कि यह सब जानबूझकर किया गया है। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग दिखाई गई जिसमें वही मिसाइल मिडिल ईस्ट के ऊपर कई चक्कर लगाती है और आसमान में स्टॉप लिख देती है। ये देखकर ली हुआ खुद भी हैरान रह गया। अगर ये सच में चीन की मिसाइल थी तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? उसके दिमाग में एक और शक आया कि कहीं अमेरिका ही दुनिया को डराने के लिए ये सब करके इल्जाम चीन पर तो नहीं डाल रहा। उसने साफ कहा, यह हमारा काम नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो रूस से भी पूछ सकते हो। अमेरिकी प्रतिनिधियों के जाने के बाद ली हुआ सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख झांग यी के दफ्तर पहुंचा। उस समय झांग यी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की सफलता की वजह से बेहद खुश बैठे आराम से चाय पी रहे थे। ली हुआ ने बिना समय गंवाए पूरा मामला उनके सामने रख दिया। वीडियो देखने के बाद झांग यी भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज मिसाइल तो अभी हमारी जानकारी के हिसाब से बनी नहीं सकती। सबसे अजीब बात यह है कि हमारे एयर डिफेंस रडार पर इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ली हुआ ने मजाक में कहा, कहीं रडार खराब तो नहीं हो गया? इस पर झांग यी झल्लाकर बोले, बकवास मत करो, दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस तकनीक हमारे पास है। अगर जापान ने इसे पकड़ लिया तो हम क्यों नहीं पकड़ पाए? तभी अचानक उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने तुरंत मेरी हाल की खरीदी गई चीजों की लिस्ट खोलनी शुरू कर दी। ली हुआ अभी भी अमेरिका पर शक कर रहा था, लेकिन झांग यी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपना लैपटॉप उठाया और बोले, चलो अभी मेरे साथ। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की असली कड़ी कहीं और छिपी हुई है। इतना कहकर दोनों तेजी से दफ्तर से बाहर निकल पड़े। चारों लोग सीधे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पहुंच गए। वहां जियांग चेन ने पहले रडार की रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी, फिर मेरी ऑनलाइन शॉपिंग लिस्ट खोलकर एक एक सामान का मिलान करने लगे। झांग यी ने बेचैनी से पूछा, कुछ समझ आया? जियांग चेन ने गहरी सांस लेकर कहा, ज्यादातर सामान तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़ा है, बाकी कंट्रोल चिप्स और सेंसर है। मुझे तो ये किसी मिसाइल के नहीं बल्कि एक एडवांस ड्रोन के पार्ट्स लग रहे हैं। फिर उन्होंने समझाया कि इतनी कम उम्र का बच्चा और इतने कम समय में 5 मार्क की मिसाइल बना दे, ये लगभग नामुमकिन है। ऊपर से अगर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे पकड़ नहीं पाया तो शायद वो मिसाइल किसी और देश से लॉन्च हुई होगी और जानबूझकर चीन की सीमा से बचाकर उड़ाई गई होगी। अभी झांग यी के कंप्यूटर पर मेरी नई शॉपिंग लिस्ट आ गई जिसमें कॉपर एलॉय, विशेष धातुएं और कार्बन फाइबर जैसे सामान थे। जियांग चेन मुस्कुराकर बोले, देखा मैं कह रहा था ना, ये मिसाइल नहीं बना रहा बल्कि अपने ड्रोन का ढांचा और मजबूत कर रहा है। अगर सच में वही 5 मार्क वाली मिसाइल उसी ने बनाई होती तो वो इंसान नहीं चमत्कार होता। ये सुनकर झांग यी ने भी राहत की सांस ली। उधर मैं अपने पहाड़ वाले गुप्त अड्डे पर बैठा मन ही मन हंस रहा था। मैंने मिसाइल को चीन की सीमा में घुसते ही पहले से सिग्नल जैमर चालू कर दिया था।
इसलिए किसी भी रडार को उसकी असली जानकारी नहीं मिल पाई। अब मेरी 5 मॉक ट्रैकिंग मिसाइल लगभग पूरी तैयार थी, सिर्फ उसका वॉरहेड यानी हमला करने वाला मॉड्यूल बाकी था। मेरे सामने कई विकल्प थे, साधारण विस्फोटक, आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड, यहाँ तक कि परमाणु हथियार या जैविक वायरस जैसे खतरनाक विकल्प भी मौजूद थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ पारंपरिक विस्फोट और बख्तर भेदी क्षमता वाला संयोजन ही इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद मैंने अपने सारे विस्फोटकों को वर्कबेंच पर रखा और सिस्टम को आदेश दिया कि इनकी ताकत बढ़ाकर ऐसा बनाया जाए जिसकी तबाही का दायरा 100 किलोमीटर तक सीमित रहे, आकार 250 किलोमीटर के आयत जैसा हो और असर जमीन के 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे। सिस्टम ने 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट काटे और 20 मिनट में काम पूरा करने की पुष्टि कर दी। मेरे पास अभी भी 1000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पॉइंट बचे हुए थे। उन्हें देखकर मेरा मन फिर से टेक्नोलॉजी स्टोर की तरफ चला गया। काफी देर तक अलग अलग तकनीकें देखने के बाद मेरी नजर एक खास चीज पर जाकर रुकी, फ्यूजन एनर्जी बॉल। ये ऐसा उपकरण था जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली ऊर्जा को एक छोटे गोलाकार डिवाइस में जमा कर सकता था और 500 मिलियन जूल तक ऊर्जा स्टोर कर सकता था। मैंने बिना देर किए 500 पॉइंट खर्च करके उसे खरीद लिया। अगले ही पल उसकी पूरे डिजाइन और जरूरी सामग्री की जानकारी मेरे दिमाग में आ गई। मैं मन ही मन खुश हो गया क्योंकि अब मुझे हर नई मशीन के लिए बार बार अलग ऊर्जा स्रोत बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मेरी तकनीक भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी और उसके लीक होने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। इसके बाद भी मैं टेक्नोलॉजी स्टोर में घूमता रहा। वहाँ इतनी जबरदस्त तकनीकें थी कि मन तो सब खरीदने का कर रहा था, लेकिन पॉइंट्स की कमी मुझे रोक रही थी। काफी सोचने के बाद मैंने आखिरकार स्वार्म ड्रोन तकनीक का पहला आधा हिस्सा खरीद लिया और उसकी पूरी ब्लूप्रिंट भी मेरे दिमाग में आ गई। फिर मैंने मोबाइल से उसके लिए जरूरी नया सामान भी ऑर्डर कर दिया। इतने में मेरा नया हाई पावर विस्फोटक भी तैयार हो चुका था। मैंने हथेली जितने छोटे उस विस्फोटक को हाथ में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा विश्व शांति बम। इतना कहकर मैंने उस विस्फोटक को अपनी 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल के साथ वर्क बेंच पर रख दिया ताकि अब उसकी अंतिम असेंबली शुरू की जा सके। शाम तक मेरी फाइनल 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल तैयार होने लगी। सिस्टम ने सभी पार्ट्स चेक करके बताया कि इसे पूरा होने में करीब 6 घंटे लगेंगे। मैं आराम से गाड़ी में बैठकर घर लौटाया। घर पहुंचते ही देखा कि पापा और मम्मी दोनों अपनी नई सरकारी नौकरी से वापस आ चुके थे। पापा टीवी पर खबरें देख रहे थे और मम्मी रसोई में खाना बना रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दिमाग लगातार नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि अभी के लिए स्वार्म ड्रोन को युद्ध के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के काम आने वाली तकनीक बनाऊंगा। मैं सोचने लगा कि अगर मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले हाई लेवल कंट्रोल चिप, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम को नागरिक ड्रोन में लगाया जाए तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। इसी सोच के साथ मैं रात भर अपने दिमाग में नए डिजाइन तैयार करता रहा। अगली सुबह मैं फिर अपने पहाड़ वाले गुप्त बेस पर पहुंच गया। रात में मंगाया गया सारा सामान वहां पहले से रखा हुआ था। मैंने फ्यूजन एनर्जी बॉल बनाने का सारा मटेरियल वर्कबेंच पर रखा और सिस्टम को काम शुरू करने का आदेश दिया। सिस्टम ने बताया कि सारी सामग्री बेहतरीन क्वालिटी की है, इसलिए एनर्जी बॉल की स्टोरेज क्षमता 20% बढ़ जाएगी और एक साथ 30 एनर्जी बॉल बनाई जा सकती है। करीब 30 मिनट बाद पहली एनर्जी बॉल तैयार हो गई। मैंने उसे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से जोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में तेज आवाज के साथ रिएक्टर चालू हुआ और केवल 2 मिनट के अंदर उस छोटी सी बॉल में लगभग 600 मिलियन जूल ऊर्जा भर गई। अब मेरे पास ऐसा ऊर्जा स्रोत था जो मेरी किसी भी भविष्य की टेक्नोलॉजी को आसानी से चला सकता था। इसके बाद मैंने उस फ्यूजन एनर्जी बॉल को अपनी नई 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल के फ्यूल सेक्शन में फिट कर दिया। एक एक सिस्टम की दोबारा जांच करने के बाद मैंने रडार खोला और मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण लड़ाई को देखा। बिना समय गवाए मैंने वहां के एक खाली युद्ध क्षेत्र को लक्ष्य बनाया और लॉन्च बटन दबा दिया। और यही पल मिसाइल लॉन्चर से आसमान में उछली, अपनी दिशा खुद सेट की और बिजली जैसी रफ्तार से मिडिल ईस्ट की ओर निकल पड़ी। उसी समय वहां के सैन्य मुख्यालय में अफरा तफरी मची हुई थी। अधिकारी लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि एयर डिफेंस मिसाइलें 500 से भी कम बची हैं, अगले 24 घंटे में पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। दूसरी रिपोर्ट आई कि देश का पूर्वी हिस्सा दुश्मन के कब्जे में जा चुका है, बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये सब सुनकर वहां का सेना प्रमुख गुस्से और बेबसी में दीवार पर मुक्का मार देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ तेल के लिए इतनी तबाही मचाना इंसानियत नहीं बल्कि खुली लूट है। अगर आज रात तक हालात नहीं सुधरे तो वे खुद अपने सारे तेल के कुएं उड़ा देंगे ताकि दुश्मन के हाथ कुछ भी न लगे। साथ ही उसने चीन और रूस जैसे देशों से शरणार्थियों को अपनाने की अपील करने का आदेश दिया। तभी अचानक पूरे कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। रडार स्क्रीन पर फिर वही 5 मार्क की रहस्यमयी मिसाइल दिखाई दी। सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि ठीक एक दिन पहले भी ऐसी ही मिसाइल आई थी। अब सबको लगा था कि वह हमला करने आई है, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया था। वो दोनों सेनाओं के ऊपर चक्कर लगाती रही, मानो युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रही हो। अब वही रहस्यमयी मिसाइल एक बार फिर उनकी ओर बढ़ रही थी। युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भी अफरा तफरी मची हुई थी। जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 मार्क की तेज रफ्तार मिसाइल को पकड़ा, वहां के सैन्य कमांडर ने हंसते हुए कहा, कल तो इस मिसाइल ने सबको डरा दिया था, लेकिन असल में ये तो हमारे सहयोगी देश की चाल है। इसका निशाना सामने वाला देश होगा, हमारी चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि मिसाइल सीधे उनकी दिशा में बढ़ रही थी। उसने तुरंत अपने सहयोगी देश से संपर्क किया। उधर से जवाब मिला, चिंता मत करो, अपनी पूरी ताकत से हमला जारी रखो। ये सुनकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले 24 घंटों में दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए क्योंकि उनके हथियार और संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं। इधर युद्ध के बीचों बीच टूटे हुए मकानों के मलबे में सैकड़ों बेघर लोग छिपे हुए थे। हर तरफ गोलियों और बमों की आवाज गूंज रही थी। तभी लगभग 7 साल का एक छोटा बच्चा आसमान की ओर इशारा करके चिल्लाया, देखो वही मिसाइल फिर आ गई, कल भी यही आई थी, अब हम बच जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद बड़े लोग जानते थे कि अगर मिसाइल हमला करने आई है तो अगले ही पल सब खत्म हो सकता है। उसी समय मैं अपने रडार से उन मासूम लोगों को देख रहा था। मैंने महसूस किया कि अगर मिसाइल पहले से तय जगह पर गिरी तो इन निर्दोष लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने तुरंत उसका लक्ष्य बदल दिया और सभी देशों के सैन्य सिस्टम पर एक संदेश भेजा, स्टॉप और डेथ, यानी युद्ध रोक दो वरना मौत के लिए तैयार रहो। संदेश मिलते ही एक देश ने तुरंत गोलीबारी रोक दी, लेकिन दूसरा देश इसे सिर्फ डराने की चाल समझकर लगातार हमला करता रहा। उनका कमांडर तो उल्टा खुश होकर बोला कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव है जिससे दुश्मन बिना लड़े ही हार मान जाएगा। ये देखकर मैंने भी फैसला कर लिया। मैंने मिसाइल को उनकी सीमा की तरफ मुड़ दिया। 5 मार्क की रफ्तार से उड़ती मिसाइल को वहां पहुंचने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीमा पर अचानक लगभग 10 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर चौड़ी और करीब 1 किलोमीटर गहरी विशाल खाई बन गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरे इलाके की बिजली, संचार व्यवस्था और रडार सिस्टम एक झटके में ठप पड़ गए। सैन्य मुख्यालय में हड़कंप मच गया। कमांडर घबराकर चिल्लाया, ये
क्या हो गया, ये तो हमारी मदद के लिए आने वाली मिसाइल थी, लेकिन अब किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। जैसे ही हमला रुका, युद्ध क्षेत्र में छिपे लोग धीरे धीरे मलबे से बाहर निकल लगे। कुछ देर पहले तक जहां लगातार गोलाबारी हो रही थी, वहां अचानक शांति छा गई थी। उसी समय मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में एक नया संदेश चमका, हिडन रिवॉर्ड अनलॉक, पैसिफिक रिम कॉम्बैट मेका। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैंने अनजाने में जोर से कहा, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में वैज्ञानिक होने की वजह से मैं अच्छी तरह जानता था कि ये कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि कई मंजिला इमारत जितना विशाल, दर्जनों मीटर ऊंचा और अत्याधुनिक हथियारों से लैस इंसानी आकार का युद्धक मेका था। ऐसी मशीनें अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और एनीमे में ही दिखाई देती थी, लेकिन अब सिस्टम ने उसे मेरे लिए इनाम के रूप में अनलॉक कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और सिस्टम में मिले नए इनाम की पूरी जानकारी खोलकर देखने लगा। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे पढ़ते ही मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इनाम था पैसिफिक रिम कॉम्बैट मेका शुगवांग। इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर थी, वजन करीब 1800 टन और इसे चलाने के लिए 7वीं पीढ़ी का कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर लगाया गया था। इसकी ताकत लगभग 35 लाख हॉर्स पावर थी। इतना ही नहीं, इसमें नैनो कॉम्पोजिट आर्मर, मेमोरी एलॉय, हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन, 12 सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर, 8 लेजर डिफेंस सिस्टम और 2 प्लाज्मा कटिंग ब्लेड जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात थी इसकी खास क्षमताएं, ऑप्टिकल कैमोफ्लेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड और शॉर्ट रेंज स्पेस जंप। बस एक कमी थी, यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं था और इसे असेंबल करना बाकी था। इतनी जानकारी पढ़ने के बाद मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता ही रह गया। मेरे मुंह से अपने आप निकला, ये कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि चलता फिरता युद्ध का किला है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि लगभग 50 मीटर ऊंचा और 1800 टन वजनी यह मेका अगर किसी युद्ध भूमि पर खड़ा हो जाए तो दुश्मन बिना लड़े ही डर जाए। उसके हथियारों की ताकत तो अलग ही थी, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह था इसका स्पेस जंप फीचर। यानी यह मेका कुछ ही पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता था, चाहे बीच में कितनी भी दूरी या कोई भी बाधा क्यों ना हो। अब यह सिर्फ आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं रह गई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य की दुनिया की कोई चीज मेरे हाथ लग गई हो। इसके बाद मैंने मेका को बनाने के लिए जरूरी सामान की लिस्ट देखी। लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसमें सैकड़ों तरह के दुर्लभ धातु, हाईटेक चिप, कंपोजिट मटेरियल और कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण शामिल थे। अच्छी बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर चीजें मैं देश की मदद से आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ सामान ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ सिस्टम की टेक्नोलॉजी पॉइंट से ही खरीदा जा सकता था। मैंने तुरंत सिस्टम स्टोर खोलकर हिसाब लगाया। पूरी लिस्ट पूरी करने के लिए मुझे अभी करीब 5000 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स और चाहिए थे। मैंने मन ही मन सोचा कि यह संख्या बड़ी तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर मैं आगे भी कुछ बड़े कारनामे करता रहा तो इतने पॉइंट्स जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। फिलहाल मैंने इस योजना को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और अपना ध्यान सामने रखी 5 मार्क ट्रैकिंग मिसाइल की तरफ मोड़ दिया। वर्कबेंच पर मिसाइल का आखिरी असेंबली प्रोसेस अभी भी चल रहा था। रोबोटिक आर्म्स एक एक पार्ट को बेहद सटीक तरीके से जोड़ रहे थे और कुछ ही घंटों में उसका ढांचा लगभग पूरा बन चुका था। उसकी गहरे हरे रंग की धातु वाली बॉडी तेज रोशनी में चमक रही थी। अभी मेरी नजर उस फ्यूजन एनर्जी बॉल पर गई जिसे मैंने अभी अभी चार्ज किया था। वह मुट्ठी जितनी छोटी थी, लेकिन उसका गहरा नीला रंग ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर पूरा आसमान कैद हो। उसके भीतर करीब 600 मिलियन जूल ऊर्जा भरी हुई थी, जिसकी ताकत लगभग 14 टन टीएनटी के बराबर थी। इतनी छोटी सी गेंद किसी छोटे शहर की बिजली व्यवस्था ठप करने के लिए काफी थी। मैंने बहुत सावधानी से उसे मिसाइल के फ्यूल सेक्शन में फिट किया, कुछ कदम पीछे हटकर पूरी मिसाइल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तभी मिसाइल की असेंबली पूरी हुई और उसी पल सिस्टम की नई सूचना मेरे सामने चमक